हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ वो HSSC CET मेंस के हम कर रहे हैं और इसमें भी क्या कर रहे हैं, कॉमर्स के रिगार्डिंग। ठीक है ना। तो कॉमर्स का भी न्यू बैच लॉन्च किया है जिसकी फ़ीस है मात्र 12,000 रुपीज़, जिसमें हम आपको 33 सब्जेक्ट है, सिर्फ एक सब्जेक्ट मैथ को छोड़कर सारा का सारा कंप्लीट करवाने वाले हैं। ठीक है। और टेंशन ना लेना है कि क्योंकि 14 मई को पेपर बताया गया है, 14 मई को, तो हम 14 मई से पहले ही सिलेबस कर लेंगे सारा का सारा। तो आप ज़्यादा फिक्र ना कीजिएगा, बस हाँ थोड़ा विश्वास तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है। डेली कितनी क्लासेज आएगी, कितनी क्या करेंगे, तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। पीडीएफ मिल जाएगी, जैसे ही आपको वीडियो मिलेगी साथ के साथ पीडीएफ मिल जाएगी, तो आपको वहाँ से प्रिंट लेकर कर सकते हो सारा का सारा। ठीक है। आइए बिना देर किए चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ इंश्योरेंस। तो आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो करने वाले हैं इंश्योरेंस का। तो फर्स्ट वन कि इंश्योरेंस ही क्या होता है। इंश्योरेंस मीन्स आप प्रोटेक्शन करते हो फाइनेंशियल लॉसेज की। जैसे आपने सुना होगा, सर मैंने बाइक का इंश्योरेंस करवा रखा है, घर का इंश्योरेंस करवा रखा है, हेल्थ का इंश्योरेंस करवा रखा है, ठीक है, लाइफ का इंश्योरेंस करवा रखा है। तो बहुत सारे टाइप के इंश्योरेंस करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? सपोज करो आपने हेल्थ का इंश्योरेंस करवा रखा है, भाई कल को कुछ बीमारी होगी, बड़ी बीमारी, तो घर वाले के ऊपर फाइनेंशियल लॉस बर्डन ना हो, उस लॉस से प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं। यानी कि ये एक फॉर्म है रिस्क मैनेजमेंट की, कि आप जो फ्यूचर में होने वाले रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। तो इसके लिए एक वर्ड यूज किया गया हैज। देखो, एक होता है हैजर और एक होता है स्पेकुलेटर। क्या होता है? स्पेकुलेटर। यहां लिख देता हूं, स्पेकुलेटर। हैजर का मतलब होता है, इसको बोलते हैं रिस्क अवर्स। क्या वर्ड यूज करते हैं? रिस्क अवर्स। यानी कि रिस्क से बचते हैं कौन? हैजर। जो रिस्क से बचने के लिए, भाई फ्यूचर में जो रिस्क हो रहा है उससे बचने के लिए जो इंश्योरेंस लेते हैं उसको बोलते हैं हैजर। स्पेकुलेटर क्या होते हैं कि फ्यूचर तो अनसर्टेन है, इसके लिए हैजर के लिए भी और स्पेकुलेटर के लिए। स्पेकुलेटर पॉजिटिव एटीट्यूड होना है उनका, यानी कि वो प्रॉफिट और लॉस दोनों को बियर करने के लिए रिस्क लेते हैं। कहने का मतलब है कि वो प्रॉफिट कमाने के लिए रिस्क रहे तो स्पेकुलेटर, और रिस्क से बचने के लिए रिस्क इंश्योरेंस ले तो हैजर। ठीक है, ये दोनों टर्म आपको याद रखनी है। इसके अलावा इंश्योरेंस कौन प्रोवाइड करता है? ठीक है, कौन एंटिटी है? इंश्योरर हो सकता है, कोई इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है, इंश्योरेंस कैरियर मतलब कि वाहक बोल सकते हो सकता है, या फिर अंडरराइटर हो सकता है जो आपको इंश्योरेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। और जिस व्यक्ति का इंश्योरेंस किया जाता है उसको पॉलिसी होल्डर बोलते हैं। इंश्योरेंस ट्रांजैक्शन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? सर दोनों पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, इंश्योरेंस करने वाला भी और इंश्योरेंस जिसका होता है वो भी। क्या करता है इंश्योरेंस करवाने वाला, यानी कि पॉलिसी होल्डर कुछ पैसे देता है जिसको प्रीमियम बोलते हैं इंश्योरर को, और अगर कोई नुकसान हो गया, फ्यूचर में लॉस हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी करती है या इंश्योरर करता है, ये आपको याद रखना। ठीक है। तो पॉलिसी होल्डर को इंश्योर्ड वर्ड यूज भी किया जाता है। क्या वर्ड यूज किया जाता है? इंश्योर्ड। कि किसको इंश्योर्ड, किसको बीमांकित किया गया है, यानी कि इसकी रक्षा करनी है, आप ये बोल सकते हो। ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग आपको ये ध्यान रख लेना हो जाएगा। हो सकता है कि जो इंश्योरेंस है उसके रिगार्डिंग सबसे पहले ये देखना पड़ता है भी क्या आपका इंटरेस्ट था उसमें, यानी कि क्या आपका ओनरशिप है उसमें, पोजेसन आपके पास गुड्स हो सकता है लेकिन हो किसी दूसरे की सकती है, या कोई प्री एग्जिस्टिंग कोई रिलेशन है वो। कहने का मतलब है कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट, जिसके अंदर हम बोलते हैं भाई ये गुड्स आपकी होनी चाहिए, चाहे तो आपको ओनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे पोजेशन या फिर प्री एग्जिस्टिंग, तभी तो इंश्योरेंस कराओगे। ऐसा नहीं कि पड़ोसी की बाहर कोई बाइक खड़ी थी आपने इंश्योरेंस करवा के आगे सारे डॉक्यूमेंट उसके नाम, ऐसा नहीं करना। ठीक है, एक चीज तो आपको ये ध्यान रखोगे। नेक्स्ट क्या दे रखा है कि इसके इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है। और इंश्योरेंस जो किया जाता है ना वो, इसको इंश्योरेंस पॉलिसी में सारी बातें होती हैं कि टर्म एंड कंडीशन क्या कुछ होगी उसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं। ठीक है। पॉलिसी होल्डर जो इंश्योरेंस कंपनी को जो पेमेंट देता है मंथली ईयरली, वो होता है प्रीमियम का। क्या कहलाता है उसको? प्रीमियम बोलते हैं। और अगर कोई नुकसान हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी होल्डर को क्या करेगी? पैसे दे दे। किसकी हेल्प से? क्लेम एडजस्टर की हेल्प से, यानी कि जो बिचौलिया होगा उसकी हेल्प से आप बोल सकते हो, पैसे सारे के सारे उसको मिल जाएंगे। तो ये इंश्योरेंस का हर किसी को पता है, ज़्यादा कुछ नया नहीं है। हाँ जी, री इंश्योरेंस एक वर्ड नया है जो आप सीख सकते हो यहाँ से। री इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? भाई आप चले गए किसी ABC लिमिटेड कंपनी के पास, ठीक है, जो इंश्योरेंस का काम करती है। मान लें कि एक व्यक्ति है और ये चला गया इस कंपनी के पास। अब इसने क्या कर दिया, ज़्यादा
इंश्योरेंस करवा लिया, मान लिया कि हमने बोल दिया कि 100 करोड़ का इंश्योरेंस करा लिया, कोई कंपनी चली गई 100 करोड़ का इंश्योरेंस करा लिया। अब इसको लगता है एबीसी लिमिटेड को भी अगर लॉस हो गया तो ये तो डूब जाएगी या दिवालिया हो जाएगी, तो ये क्या करते हैं आगे फर्दर इस लॉस को किसी XYZ लिमिटेड से, XYZ लिमिटेड से ये बोलते हैं क्यों ना हम दोनों मिलकर कर, देखो एबीसी किसके लिए लाइबल है, इस पॉलिसी होल्डर के लिए, लेकिन ये दोनों क्या करते हैं इसका शेयर बांट लेते हैं। लाइक प्रीमियम के रूप में इसने दे दिया 1 करोड़ रुपया, 100 करोड़ का प्रीमियम करा, 100 करोड़ का इंश्योरेंस करा तो 1 करोड़ प्रीमियम दे दिया। अब इनका रेशियो कुछ भी हो सकता है, एबीसी और XYZ का हो सकता है 50-50 हो सकता है 80-40 हो, वो अलग अलग मैटर हो जाएगा। ठीक है, तो जो प्रीमियम ये देगा ना इसका भी बंटवारा करेंगे, अगर लॉस हो गया तो उसका भी बंटवारा दोनों करते हैं, उसको बोलते हैं री इंश्योरेंस करना। री इंश्योरेंस कौन करता है, कोई पर्टिकुलर कंपनी भी हो सकती है या नॉर्मल कंपनी भी, यानी कि एक ऐसी कंपनी भी हो सकती है जो इंश्योरेंस भी करती है और री इंश्योरेंस भी, या हो सकता है सिर्फ एक ऐसी कंपनी जो सिर्फ और सिर्फ री इंश्योरेंस ही करती है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान करना। जो कंपनी मान लिया कि एबीसी लिमिटेड है, ये व्यक्ति आया था ना एबीसी लिमिटेड के पास, तो एबीसी लिमिटेड को तो बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इसको बोला जाएगा री इंश्योरर। क्या वर्ड यूज किया जाएगा, री इंश्योरर। और जो ये आगे करवाया है XYZ लिमिटेड, किससे करवाया आगे, XYZ लिमिटेड से, जो देखो इस व्यक्ति ने तो क्या करवाया सर, इस व्यक्ति ने करवाया इंश्योरेंस, क्या करवाया इंश्योरेंस, और एबीसी ने क्या करवाया री इंश्योरेंस, क्या करवाया री इंश्योरेंस। तो XYZ लिमिटेड को सीडेड कंपनी बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना, सीडेंट कंपनी या सीडिंग कंपनी बोल देते हैं, ये अलग अलग नाम है, तो ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। किसको बोलेंगे, XYZ कंपनी को। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, सारा का सारा हो जाएगा ना। देखिए इसके अलावा बात करते हैं टाइप ऑफ इंश्योरेंस, बाकी जो मैंने बताना था वो सारा आपको बता दे, थोड़ा बहुत रीड आउट कर लेना, इतना ज़्यादा कुछ है भी नहीं इसमें। इसके बाद क्या होता है टाइप ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस दो तरह का होता है, एक तो होता है लाइफ इंश्योरेंस, एक होता है जर्नल इंश्योरेंस। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस फर्स्ट वन हम पढ़ते हैं। लाइफ इंश्योरेंस का मतलब होता है भाई अगर किसी की डेथ हो जाए या परमानेंट डिसेबल्ड हो जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो उस कंडीशन के अंदर हम जो इंश्योरेंस करवाते हैं उसको लाइफ इंश्योरेंस बोलते हैं। ठीक है, कहने का मतलब रिटायरमेंट के बाद भी हो सकता है, सर्टेन पीरियड के, इनके अलग अलग पॉलिसीज आती हैं लाइफ इंश्योरेंस की भी, तो उन सबको अगर हम पढ़ लेंगे तो यहाँ से अपना काम चल जाएगा। ठीक है, देखिए क्या कुछ देखा है, लाइफ इंश्योरेंस हेल्प यू सिक्योर योर फैमिली फाइनेंशियल सिक्योरिटी, कब, इवन योर एब्सेंस, कि जब आपकी डेथ हो जाएगी तब आपकी फैमिली को जो पैसे की नीड होगी, तो क्योंकि आप तो चले जाओगे, आप तो क्या थे, आप बोल सकते हो ब्रेड विनर बोलते हैं शायद। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आप अकेले कमाने वाले थे अपनी फैमिली में, अगर आपकी डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में फिर घर कैसा चलेगा, तो घर कैसे चलेगा, तो अगर आपने इंश्योरेंस ले रखा है तो फिर सारा पैसा वहाँ से, यानी कि फाइनेंशियली हेल्प तो हो सकती है इसके थ्रू। इसके अलावा और बहुत सारी टाइप की हम बात कर सकते हैं कि जो लाइफ इंश्योरेंस है वो ज़रूरी नहीं कि आपकी डेथ के बाद ही पैसा मिले, अलग अलग टाइप की पॉलिसी आजकल आई हुई हैं, तो उसका बेनिफिट आप उठा सकते हो। फर्स्ट वन देखिए टर्म इंश्योरेंस, ये बेसिक टाइप ऑफ इंश्योरेंस है, इट कवर्स स्पेसिफिक पीरियड, यानी कि एक टाइम पीरियड तक ही आपको पैसा मिलेगा, क्या मिलेगा, स्पेसिफिक, पूरी लाइफ तक नहीं मिलेगा। टर्म का मतलब ही होता है सर लॉन्ग टर्म की बात कर रहा है खासकर, और लॉन्ग टर्म मतलब 10 साल 15 साल 20 साल ऐसे हम बात करते हैं, उस टाइम तक ही आपको पैसा मिलता है। अगर आपकी पहले डेथ हो जाती है तो सारा पैसा, देखो हर कंडीशन में लाइफ इंश्योरेंस के अंदर अगर पहले डेथ हो जाती है जिस पर्सन ने इंश्योरेंस लिया है तो पैसा उसकी फैमिली को मिलेगा, ये लाइन तो चाहे आप याद अलग से कर भी लेना। ठीक है, लेकिन अगर आप जिंदा रहे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ये टर्म इंश्योरेंस क्या होती है भाई, 20 साल के लिए आपने करा, 20 साल में आपकी डेथ हो गई तो पैसा फैमिली को, नहीं तो फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, सिंपल सा। नेक्स्ट वन आता है फिर होल लाइफ, क्या आता है, होल लाइफ इंश्योरेंस। होल लाइफ जैसे इसका पूरा नाम है सर, कोई 5-10 साल 20 साल के लिए नहीं है, बल्कि पूरी लाइफ के लिए, जब तक डेथ नहीं होती तब तक के लिए होता है ये इंश्योरेंस। ठीक है, और डेथ होने के बाद जो पैसा है वो फैमिली को मिल जाएगा, वो हर कंडीशन में। बस दोनों में फ़र्क क्या है सर, टर्म लाइफ सब पर्टिकुलर ईयर के लिए 5 साल 10 साल 15 साल, होल लाइफ पूरी लाइफ के लिए। एंडोमेंट पॉलिसी, नेक्स्ट वन क्या आता है एंडोमेंट, ये भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए है, क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ये भी होती हैं। इसके अलावा इसमें क्या दे रखा है कि भाई टर्म लाइफ पॉलिसी में तो कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन इसमें कुछ न कुछ पैसा मिलता है आपको, यू गेट मेच्योरिटी पीरियड आफ्टर द टर्म पीरियड। एंडोमेंट पॉलिसी आप ये मान लो कि जैसे 10 साल के बाद हैं, टर्म लाइफ पॉलिसी में तो कुछ भी नहीं मिलेगा 10 साल, अगर मान लो 10 साल के बाद आप जिंदा रहे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन एंडोमेंट पॉलिसी क्या होती है, 10 साल के बाद भी अगर आप जिंदा रहते हो तो भी आपको कुछ न कुछ पैसा मिलता है। फिर आता है मनी बैक, नेक्स्ट वन क्या दे रखा है, मनी बैक पॉलिसी। मनी बैक पॉलिसी का मतलब सर्टेन परसेंटेज जो है आपको पैसा वापस मिल जाएगा अगर आप जिंदा रहे तो,
ये पहले से ही फिक्स होता है। और अगर आपकी डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में सारा का सारा पैसा तो फैमिली को मिलना ही है। ठीक है, इसके अलावा क्या दे रखा है देखो, यानी कि कुछ पैसा आपको, मनी बैक का मतलब होता है पीरियोडिकली, मतलब हर साल आपको कुछ न कुछ पैसा तो मिलेगा। प्लस में इसके बाद क्या है कि अगर डेथ हो जाती है तो किसको मिलेगा, फैमिली को मिलेगा। अगर डेथ नहीं हो जाती तो कुछ पैसा समथिंग फी भी मिलेगा, यानी कि दोनों कंडीशन में, डेथ के बाद तो मिलेगा ही मिलेगा, अगर डेथ नहीं होती तो उसके रिगार्डिंग भी मिलेगा। जैसे ही मेच्योरिटी पीरियड होती है 10 साल की, और उस 10 साल के अंदर भी हर साल कुछ ना कुछ पैसा मिलता है, इसको बोलते हैं मनी बैक पॉलिसी, कि आप एक बार इन्वेस्ट कीजिएगा हर साल कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट वन आता है अपना इंटरलिंक। क्या आता है, इंटरलिंक पॉलिसी, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, फुल फॉर्म इसकी याद रखना है, ULIP। क्या होता है, ULIP। इसके अंदर क्या होता है, जो आप प्रीमियम भरते हो ना, तो इंश्योरेंस कंपनी कुछ पैसा अपने पास रख के बाकी की कहीं ना कहीं शेयर डिवेंचर बॉन्ड में लगा देती है, और ये आपको बताती भी है इंश्योरर को, यानी कि इंश्योरेंस करवाने वाले को, पॉलिसी होल्डर को कंपनी क्या बोलेगी कि हम आपका कुछ पैसा तो खुद के पास रख रहे हैं और कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इन्वेस्ट करेंगे वहाँ से प्रॉफिट होगा, ऑब्वियसली बात है, कुछ पैसा इंश्योरेंस कंपनी रख लेगी और बाकी पैसा पॉलिसी होल्डर को दे देगी। तो यानी कि ये एक इन्वेस्टमेंट प्लान भी है। क्या है, एक इन्वेस्टमेंट प्लान भी, ये ध्यान रखना। चाइल्ड प्लान का मतलब अगर पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तो उसकी डेथ के बाद पैसा जो है बच्चे की पढ़ाई वगैरह के लिए मिल जाता है, और बीच में भी अगर पैसा लेना चाहे उसकी शादी के लिए है, चाहे एजुकेशन के लिए, तो कुछ डिस्काउंट करके आपको पैसा भी मिल जाता है। पेंशन प्लान, आपकी रिटायरमेंट के बाद जो है आपको पेंशन प्लान मिल जाएगा, और हर कंडीशन में डेथ होती तो फैमिली को सारा पैसा मिलता ही है। इसने बोला सर ये जो आपने लाइफ इंश्योरेंस बताई ये तो है ही है, साथ के साथ इसमें आपको टैक्स का बेनिफिट भी मिलता है, ATC के अंदर 1,50,000 रुपये जो मैक्सिमम लिमिट होती है ना उसमें, और जो आप प्रीमियम भरते हो ना, PNL की डेबिट साइड से आप चार्ज भी कर सकते हो, यानी कि प्रीमियम को एज ए एक्सपेंसेस आप दिखा सकते हो, लेकिन जो टैक्स की छूट है वो 10% से ज़्यादा नहीं मिलेगी, जो सम है आपका वो, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, जितना आप टोटल दे रहे हो। ये तो था आपका लाइफ इंश्योरेंस, और इसके टाइप याद रखने हैं, इसके टाइप ये। फिर हम बात करते हैं व्हाट इज जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस को छोड़कर बाकी सारे इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस होते हैं। बाकी सारे इन द सेंस है कि आप हाउस का करवा सकते हो, कार का, बाइक का, हेल्थ का, ट्रैवल का, किसी का भी इंश्योरेंस करवा सकते हो। अलग अलग इंश्योरेंस के अलग अलग मेरिट डिमेरिट हैं, वो हम पढ़ेंगे। आइए, तो इसके जो टाइप दे रखे हैं, कुछ टाइप दे रखे हैं, की पॉइंट है, तो 7 में हमने इसको डिवाइड किया है, हेल्थ, मोटर, ट्रैवल, होम, फायर, मरीन और एक्सीडेंट के रिगार्डिंग। ठीक है, आइए पढ़ते हैं वन बाय वन इनके मेरिट डिमेरिट क्या है। सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की। किसकी बात करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस। तो जो हेल्थ इंश्योरेंस है ये क्या है कि अगर आप कोई अब इंजरी हो जाती है या कोई इलनेस हो जाती है, बीमार हो जाते हो, तो उस कंडीशन में जो मेडिकल केयर की जो कॉस्ट होती है ना, जो मेडिकल की कॉस्ट आएगी वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। क्या क्या कॉस्ट हो सकती है, क्या क्या कवर किया जाता है इसके अंदर, हॉस्पिटलाइजेशन, जब आप भर्ती हो जाते हो तो हॉस्पिटल में तब तो होता ही है। इसके अलावा अगर कोई गंभीर बीमारी है तो उसके रिगार्डिंग है। हो सकता है कि हॉस्पिटल से पहले जो आपने कुछ खर्चा किया हो वो भी, और हॉस्पिटल के बाद भी कुछ खर्चा आ रहा हो दवाई का, क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब होता है एडमिट होना। अब एडमिट आप 10 दिन रहे, लेकिन 10 दिन से पहले क्या किया डॉक्टर ने, 5 दिन तो आपकी ट्रीटमेंट वैसे चला दी, भाई कोई बात नहीं, भर्ती नहीं करते, लेकिन फिर अगर सुधार नहीं दिखा तो फिर आपको एडमिट कर लिया, और एडमिट करने के बाद भी दवाइयाँ तो चलती रहती हैं, तो वो सारा का सारा खर्चा इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कोई ऑपरेशन वगैरह करवाना चाहते हो तो वो भी इसके अंदर आ जाए, कैटरेक्ट का, इनका आंखों का, मोतियाबिंद का, किसी का भी, वो भी इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखें। और मेडिकल इंश्योरेंस में और भी बहुत सारे पॉइंट है जो कवर किए जा सकते हैं, जैसे कि ये है आपका मैटरनिटी कवर, यानी कि अगर आप रिलेटेड टू चाइल्ड बर्थ, अगर जन्म चाइल्ड बर्थ के रिगार्डिंग है वो सारा खर्चा इसके अंदर, जैसे कि प्री डिलीवरी चेकअप या हॉस्पिटलाइजेशन ड्यूरिंग डिलीवरी या पोस्ट डिलीवरी हम बोल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई पहले से आपकी बीमारी है तो उसका इंश्योरेंस भी किया जा सकता है, और एक्सीडेंट कवर, अगर कोई इंजरी वगैरह होती है तो उसका भी कवर होता है। तो ये था आपका हेल्थ इंश्योरेंस। नंबर 2 पे आता है आपका मोटर इंश्योरेंस। क्या आता है, मोटर इंश्योरेंस। मोटर इंश्योरेंस यानी कार बाइक का इंश्योरेंस हम करवाते हैं। हर कोई देखिए, कोई बाइक को पसंद करता है MS धोनी की तरह, कोई कार को पसंद करता है। ठीक है, अलग अलग होता है। तो हर कोई यही बोलते हैं कार जो है आपके लिए एक वैल्यूएबल गुड्स है, आप नहीं चाहते कि उस पर खरोंच भी आए। यही होता है ना, बाइक कार का जो शौकीन होता है वो नहीं चाहता कि उस पर एक खरोंच भी आए, तो इसलिए क्या करता है वो इंश्योरेंस करवा लेता है। तो ऑब्वियसली 2 टाइप के इंश्योरेंस में हम इंक्लूड करते हैं, एक तो फोर आप बोल सकते हो कि कार इंश्योरेंस बोल सकते हो, एक तो 2 व्हीलर बोल सकते हो, एक 4 व्हीलर बोल सकते हो। 4 व्हीलर में कार आ जाता है, क्या आ जाता है 4 व्हीलर में, कार को हम इंक्लूड कर लेते हैं। तो कार के इंश्योरेंस के अंदर क्या कुछ होता है देखिए। सबसे पहले इसने बोला कार जो है आपको अच्छी पसंद आती है तो उसको कुछ नुकसान हो जाए तो सोच भी नहीं सकते ना,
ये इसके रिगार्डिंग बात करें। तो ये कैसे वर्क करता है, सबसे पहले पे एनुअल प्रीमियम, एनुअल प्रीमियम आप पे करोगे, फिर क्या करोगे, गेट को इंश्योर्ड करवा लोगे, और इंश्योरर कौन, बीमा कंपनी, जब अगर कुछ डैमेज हो गया तो वो आपको पे कर देगा। इसी तरह टू व्हीकल का रिगार्डिंग हम बात करते हैं, अगर बाइक का इंश्योरेंस भी करवाते हैं तो बाइक का, कार का आपने सुना भी होगा ना, फर्स्ट पार्टी थर्ड पार्टी, आइए वो भी करवा देता हूँ आपको। तो टू व्हीलर इंश्योरेंस क्या होता है सर, दो पहिया वाहन जैसे बाइक स्कूटी वगैरह का हो गया आपका। तो सबसे पहले डिसाइड करना सर 1 साल का लेना, 3 साल का, आजकल 5 साल का भी आ रखा है तो वो भी कर सकते हो। इंश्योरेंस पेमेंट कर दोगे आप प्रीमियमली, हर साल करना पड़ता है ये। और इंश्योरेंस क्या करता है, पे लाइबिलिटी ड्यूरिंग द 1 ईयर 3 ईयर, वो पिछली बात, अगर आपने 1 साल का लिया तो 1 साल के अकॉर्डिंग आपको बेनिफिट मिलेगा, 3 साल का लिया 3 का, 5 का साल तो 5 का हो जाएगा। तो दो तरह के इंश्योरेंस होते हैं जी, एक होता है थर्ड पार्टी, एक होता है कॉम्प्रीहेंसिव। कॉम्प्रीहेंसिव मतलब कंप्लीट इंश्योरेंस। थर्ड पार्टी के अंदर क्या होता है, अभी अगर एक्सीडेंट हो गया तो सामने वाला व्यक्ति जिसको नुकसान हुआ है, आपको नहीं, सामने वाले व्यक्ति को जो नुकसान हुआ है उसकी पेमेंट आपको, मतलब सुनो देखो, आप मान लिया कि आप जा रहे थे बाइक पे, किस पे जा रहे थे, बाइक पे, सामने कोई पर्सन है, उसमें आपने टक्कर लगी, एक्सीडेंट हो गया, तो इस पर्सन को जो नुकसान होगा उसकी पेमेंट सारी की सारी इंश्योरेंस कंपनी कर देगी। चाहे इसकी गाड़ी पे जा रहा हो तो उसकी गाड़ी की क्रोच आ गई तो वो भी इस पर्सन की भी, यानी कि आपका खुद का या फिर गाड़ी का लॉस हुआ उसकी पेमेंट नहीं होती थर्ड पार्टी में, बल्कि सामने वाले पर्सन की होती है। कॉम्प्रिहेंसिव में दोनों की, आपकी भी और थर्ड पार्टी की, दोनों को, चाहे बाइक आपकी गाड़ियों को नुकसान हुआ चाहे आपके खुद को नुकसान हो, सारा का सारा इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, खुद का इन द सेंस है कि कार के रिगार्डिंग ये बात कर रहा हूँ। फिर आता है ट्रैवल इंश्योरेंस। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो, विदेश जा रहे हो, ठीक है, या कहीं आप बोल सकते हो कि कहीं धोख लगाने जा रहे हो, वैष्णो देवी जा रहे हो, बनभोरी जा रहे हो आसपास, या कहीं भी जा रहे हो, या कुरुक्षेत्र जा रहे हो धाम घूमने के लिए, कहीं भी, या पिकनिक पे जा रहे हो, तो उस कंडीशन में जो रिस्क होता है ना उसको ये कवर करता है। खासकर अब्रोड के रिगार्डिंग हम बात करते हैं, विद इन अ कंट्री अब्रोड दोनों में हो सकता है। सिंगल ट्रिप का मतलब होता है भी आपने इंश्योरेंस करा लिया तो 180 दिन तक अगर आप कहीं ट्रिप करते हो तो वहाँ पर जो नुकसान होता है उसकी भरपाई करेगा सिंगल ट्रिप पॉलिसी। एनुअल का मतलब होता है भाई 1 साल में आप कितनी बार घूम लो, 12 महीने की रिगार्डिंग हो जाता है। ऑब्वियसली बात है, सिंगल ट्रिप है तो सस्ता होगा, और कहीं बहुत बार ट्रिप का मतलब यात्राएं, बहुत ज़्यादा यात्राएं करोगे तो आप ज़्यादा आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। इसके अलावा व्हाट ऑल डज ट्रैवल इंश्योरेंस यूजुअली कवर, इसके अंदर क्या क्या कवर होता है, आप क्या लेके जाओगे सफ़र में, सर बैग वगैरह ले जा सकते हैं, मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, पासपोर्ट अगर विदेश जा रहे खो सकता है, प्लेन हाईजैक हो सकता है, गाड़ी भी हाईजैक हो सकती है आजकल तो, ठीक है, डिले, फ्लाइट डिले होगी, एक्सीडेंटल डेथ होगी, तो सारी की सारी पेमेंट आपको मिल जाएगी, आपकी डेथ के बाद आपकी फैमिली को मिल जाएगी, कुछ इंजरी होगी तो आपको मिल जाएगी। होम इंश्योरेंस, नेक्स्ट में क्या था अपना, होम इंश्योरेंस आता है। घर का इंश्योरेंस, घर का इंश्योरेंस किससे, जैसे आग भी लग सकती है तो सर उसके कारण हो सकता है, बाढ़ के कारण हो सकता है, चोरी के कारण हो सकता है, तोड़ फोड़ हो गई उसके कारण हो सकता है, स्ट्राइक के कारण, मतलब किसी के कारण भी घर को नुकसान हुआ। अब यहाँ पर होम इंश्योरेंस के अंदर हम सिर्फ ऐसा नहीं कि 4 दीवारी का करवा ले, सर ये टूट गई तभी मिलेगा, इसके अंदर जो सामान रखा है उसका भी हो सकता है। ठीक है, आपके घर के साथ कोई दूसरा घर लगता था, आपके कारण, इसके कारण, आपके घर के नुकसान के कारण इसके कारण भी नुकसान हो गया। जैसे अभी आपने अपने टीवी न्यूज़ में देखा हो तो एक बहुत मंजिला इमारत थी, इसके अंदर तो कोई नहीं था, वो ढह गई, उसके अंदर कोई नहीं था, वो जान माल के नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन जो पास में आस पड़ोस घर थे ना सारे, वो टूट फूट गए, तो उनको कौन भरपाई देगा। अब अगर इसने इंश्योरेंस करवा रखा तो इंश्योरेंस कंपनी देगी, इन सामने वाले घर को, अगर नहीं करवा रखा तो भाई वो ओनर खुद देगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इंश्योरेंस के टाइप की, होम इंश्योरेंस कितने तरह का होता है, तो देखिए फर्स्ट वन आता है स्टैंडर्ड फायर या स्पेशल पेरिल पॉलिसी, मतलब जोखिम बोल सकते हैं आप, किस किस टाइप का, लाइक नेचुरल हो सकता है, जैसे कि लाइटनिंग, बिजली का गिरना, बिजली का गिरना, बिजली मतलब वो आसमानी बिजली, ठीक है, बाढ़ के कारण, तूफान के कारण, भूकंप के कारण, या फिर डैमेज हो सकता है वाटर ओवरफ्लो, यानी कि बारिश वगैरह के कारण, बाढ़ के कारण आप बोल सकते हैं यहाँ पर भी, और या फिर हो सकता है मैन मेड कोई एक्टिविटी, दंगा होगा, स्ट्राइक होगी उसके कारण। होम स्ट्रक्चर्ड इंश्योरेंस, कि होम का जो स्ट्रक्चर, आजकल क्या करते हैं किचन या बाथरूम वगैरह में या फिटिंग या सीलिंग वगैरह काम करवाते हैं ना, तो उसके रिगार्डिंग जो भी आपने डेकोरेशन करवा रखी है उसका भी नुकसान ये भरते हैं। पब्लिक लाइबिलिटी मतलब आपके घर के साथ कोई दूसरे घर की प्रॉपर्टी में दूसरा घर लग रहा था उसको नुकसान होगा तो वो भी करवाया जा सकता है, पब्लिक लाइबिलिटी कवर। कंटेंट का मतलब उसके अंदर जो सामान रखा है घर के अंदर, टेलीविजन वगैरह, सोफा वगैरह, उन सब की इंश्योरेंस करवाया जाता है। नेक्स्ट वन आता है आपका फायर इंश्योरेंस, है ना, फायर है मैं, ठीक है, तो ये आ गया फायर इंश्योरेंस के रिगार्डिंग। तो फायर इंश्योरेंस के अंदर क्या होता है, भाई आग के कारण जो नुकसान होता है, चाहे वो घर के हो, चाहे किसी को भी हो, चाहे कौन सी प्रॉपर्टी का, चाहे खुद की प्रॉपर्टी का हो या फिर थर्ड पार्टी के साथ आपकी प्रॉपर्टी लगती है उसके कारण भी हो सकता है। हो सकता है किसी सामान का, गुड्स का हुआ हो, या फिर
प्रॉपर्टी का हुआ तो उसकी पेमेंट कौन करती है? इंश्योरेंस कंपनी करती है। पेमेंट क्या? मान लें कि रिप्लेसमेंट की, मान लें कि घर को नुकसान हो गया तो उसकी, अब ये तो है नहीं कि घर को दोबारा सारा फोड़ेंगे, उसकी नींव नाम दोबारा भरेंगे फिर करेंगे, हो सकता है थोड़ा मोटा डैमेज हुआ हो तो उसकी रिपेयर करना, रिप्लेसमेंट करना, रिपेयर करना, सब कुछ कहाँ हो जाता है आपका? ये इंश्योरेंस कंपनी ही करती है। यानी कि घर को पहले जैसा बनाना आग लगने से पहले। ये तो घर 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 क्या, किसी के भी गोदाम भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर वो खर्चे, मान लें कि आपकी दुकान थी, क्या थी आपकी? दुकान थी। जैसे अभी इस हार के अंदर मैं बात करता हूँ, पीछे से रामचाट भंडार था, आरसीबी, इसके अंदर आग लग गई थी। सपोज करो इन्होंने इंश्योरेंस करवा रखा था, तो इन्होंने क्या किया, थोड़े दिन तो कहीं और लगाया। अब ये जो इंश्योरेंस करवाया, एक तो इसका तो खर्चा भुगतेगी, साथ में अगर ये चलता तो इसको जो प्रॉफिट होता, अब तो नहीं हो रहा ना, उस प्रॉफिट नहीं हो रहा ना, उस प्रॉफिट का खर्चा भी इंश्योरेंस कंपनी दे देती है। लेकिन वही बात है कि प्रीमियम ज़्यादा पे करना पड़ता है। अगर हम बात करते हैं टाइप ऑफ फायर इंश्योरेंस की, देखिए इसके 4 टाइप दे रखे, कौन कौन सा? पहला, वैल्यूड पॉलिसी। वैल्यूड पॉलिसी का मतलब आपके जो जहाँ पर भी घर का करवा रखा, फैक्ट्री करवा रखा, दुकान का करवा रखा, जो भी आपकी प्रॉपर्टी है उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या थी, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। मान लिया आपकी बिल्डिंग थी 1 करोड़ की, तो आपको इंश्योरेंस है ना 1 करोड़ से कम ही मिलेगा, 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। फ्लोटिंग पॉलिसी का मतलब अगर आपके घर ऐसे है, मान लें कि आपकी इशार के अगर मैं बात करूँ, राजगुरु मार्केट में तो आपकी शॉप है, और सेक्टर 14 में 14 में या PLA में आपका घर है, ठीक है। और कहीं बाहर मान ले कि आपके आसपास जो गांव है, 7 रोड हो गया, गंगवा हो गया, कहीं हो गया, ठीक है, वहाँ पर आपने क्या, अपने फार्म हाउस बना रखा है। अगर कहीं भी नुकसान होता है तो ये फ्लोटिंग का मतलब होता है इन सब का इंश्योरेंस करवा सकते हैं आप एक साथ में, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी का मतलब होता है सारे वाइड रेंज, मतलब फायर के कारण भी हो गया, चोरी के कारण भी हो गया, सेंधमारी हो गई, बेघर चोर जो है तोड़ के पैसा ले गए, कुछ भी ले गए, तो उसके कारण हो सकता है। स्पेसिफिक पॉलिसी मतलब आप पूरी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस नहीं करवाते, बल्कि एक पार्ट का इंश्योरेंस करवाते हो। ऑब्वियसली बात है, अगर इसमें नुकसान होगा तभी आपको, मान लीजिए पूरा घर में नुकसान होगा लेकिन इंश्योरेंस कंपनी से पार्ट आपने इसका करवा था तो इस चीज़ को मिलेगा, ठीक है, ये हो सकता है। फिर ये था आपका लास्ट आता है मरीन इंश्योरेंस। ये भी आपके टॉपिक में है कि मरीन इंश्योरेंस क्या होता है, इनका समुद्र का, अगर आप मान लीजिए समुद्र से सामान भेज रहे हो तो वहाँ भी रिस्क होता है। मरीन इंश्योरेंस, तो मरीन इंश्योरेंस है कि दोनों पार्टी लाइबल होती है भाई, जो गुड्स को रिसीव करता है और जो गुड्स बेचता भी है, तो इंश्योरेंस करवाया जा सकता है, ठीक है। तो इंश्योरेंस किस किस टॉपिक पे करवाया जा सकता है, कौन इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा? या तो फॉरवर्ड एजेंट फॉरवर्डिंग एजेंट जो सामान भेज रहा है एजेंट उसके थ्रू, या फिर एक्सपोर्टर या फिर इंपोर्टर। विदेशी भेजते हैं ना समुद्र से, ऐसा तो है नहीं। अब ये तो है कि आसपास भेज सकता है लेकिन खासकर विदेशों के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मरीन इंश्योरेंस मतलब जो समुद्र में आप जहाज जा रहा है समुद्र के अंदर है, तो वहाँ पर उसको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, उन सब का इंश्योरेंस किया जा सकता है। अब इसका एक बात करते हैं प्रिंसिपल वैसे हर किसी का, आपको मैं फायर का, मरीन का और जो लाइफ का प्रिंसिपल है वो आपको एक डायग्राम डिफरेंस दे रखा है, वहाँ से करवा दूंगा क्योंकि उसमें पूछा जाता है बहुत बार। तो मरीन वाला तो थोड़ा यहाँ भी कर लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ गुड फेथ का मतलब होता है भाई इंश्योरेंस करवाने वाला और इंश्योरेंस करने वाला दोनों पूरी की पूरी जानकारी रखेंगे, 100% सच्ची बात रखेंगे। ना ही तो इंश्योरेंस वाला कुछ छुपाएगा कि भाई आपने ये क्लोज पूरा नहीं किया तो हम आपको पैसे नहीं देंगे अगर कोई नुकसान हो गया। ना ही जो इंश्योरेंस करवाने वाला है, पॉलिसी होल्डर है, वो कुछ बात छिपाएगा। मान लें कि हेल्थ इंश्योरेंस करवा रहा है तो उसने बता दिया, ये नहीं छुपाया कि मेरी पेरेंट जो है उनको कुछ बड़ी बीमारी है, जेनेटिक प्रॉब्लम है, वो नहीं बताएगा। या अपनी मेडिकल हिस्ट्री छुपा रहा है कि मेरे को 10 साल पहले ये बीमारी हुई थी बड़ी, तो वो भी गुड फेथ का मतलब होता है दोनों एक दूसरे पे विश्वास करेंगे कि दोनों ने सारी इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को कन्वे कर दी गई, बता देगी। प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सीमेट कोज का मतलब होता है भाई नज़दीकता। मान लें कि यहाँ पर नुकसान हो, इसने बोला नहीं कोई बात नहीं, इसके कारण हुआ होगा, एस्टिमेट लगाते हैं। इसने बोला मरीन में ये नहीं चलता, मरीन में डेफिनेटिव या एडिक्वेट कोज ऑफ लॉस का चलता है, ठीक है। तुक्का नहीं लगाना भाई इसके कारण ऐसा हो गया, भाई बड़ी मछली चट्टान आ गई होगी नहीं, दिखानी पड़ेगी कहाँ आ गई है, ठीक है। इसके बाद आता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि हर पार्टी का उसमें हित होना चाहिए। कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है, जैसे मैंने पहले बात की, आपका ओनरशिप होनी चाहिए उसमें, ओनरशिप हो, पोजेसन हो, या फिर कोई रिलेशन हो, प्री एग्जिस्टिंग, 3 वर्ड है। ओनरशिप का मतलब मालिक होना, पोजेसन का मतलब गुड्स आपके पास है, ओनर कोई और था, और प्री एग्जिस्टिंग कोई और टाइप का रिलेशन हो, तो उसको बोलते हैं इंश्योरेबल इंटरेस्ट। कि आपका उस गुड्स में अगर वो गुड्स का नुकसान हो जाता है ना, तो उस कंडीशन में आपको कुछ न कुछ बियर करना पड़ता है, ठीक है। मान लें कि वो चीज़ पहले नहीं रही तो आपको उसके लिए कुछ न कुछ नुकसान होगा, तो उसको बोलते हैं इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ठीक है। यानी कि आप इसमें गुड्स का पोजेसन, ओनरशिप आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, क्षतिपूर्ति का नुकसान, मतलब जब आपको नुकसान होगा तभी आपको इंश्योरेंस कंपनी देगी पैसा। ऐसा नहीं कि आप प्रॉफिट कमाने के लिए इंश्योरेंस करवा लो,
ठीक है, प्रॉफिट नहीं कमा सकते। सिर्फ प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी का मतलब होता है, मतलब आपको सिर्फ नुकसान होगा तो मिलेगा, वरना कुछ भी नहीं मिलेगा। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, इनके एक से ज़्यादा अगर इंश्योरेंस कंपनी री इंश्योरेंस करवा रखा तो आपसे में कंट्रीब्यूशन कर लेंगे वो, जैसे मैंने पहले बताया था। इसी तरीके से मरीन इंश्योरेंस जो है उसके टाइप दे रखे हैं। क्या क्या टाइप है देखिए, पहला फर्स्ट वन फ्राइट इंश्योरेंस, मतलब भाड़ा। अगर मान लिया कि जहाज़ ये पानी है और यहाँ पर मान लिया कि जहाज़ जा रहा है, तो अगर ये जहाज़ डूब गया, सामान डूब गया जहाँ अपने विदेश में पहुँचाना था, अब ये विदेश वाला तो तभी लेगा ना जब इसके पास सामान जाएगा, तभी किराया देगा, वरना तो नहीं देगा ना। तो इसलिए इस फ्राइट किराए का भी इंश्योरेंस करवाया जा सकता है। पहली बात तो ये। दूसरी होती है लाइबिलिटी इंश्योरेंस। क्या होती है लाइबिलिटी इंश्योरेंस? लाइबिलिटी इंश्योरेंस का मतलब होता है कि अगर मान लें कि शिप का, जहाज़ का कोई एक्सीडेंट हो गया या आपस में भिड़ गए, तो उस कंडीशन में ओवरऑल लाइबिलिटी किसकी होगी, यानी कि पूरे जहाज़ का आप बोल सकते हैं। हल इंश्योरेंस सामान का नहीं का, देखो यहाँ पर कार्गो के अंदर आता है सिर्फ गुड्स का इंश्योरेंस करवाना, जहाज का नहीं। यहाँ पर आता है शिप, हल का मतलब सीपी, इनके जहाज का इंश्योरेंस कराना, और यहाँ पर हो गया होल, ठीक है, शिप और गुड्स दोनों का इंश्योरेंस करवाना, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है आपका सेवंथ एक्सीडेंट इंश्योरेंस। जो एक्सीडेंट इंश्योरेंस होता है वो हेल्थ इंश्योरेंस से अलग होता है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना आपको। क्या दे रखा है, इट इज़ ए टाइप ऑफ इंश्योरेंस वेयर पॉलिसी होल्डर इज पेड डायरेक्टली इन द इवेंट ऑफ एक्सीडेंट। कि अगर मान लीजिए आप डायरेक्टली एक्सीडेंट होता है तभी आपको पैसा मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। इंश्योर्ड कौन हो गया, पॉलिसी होल्डर कैन स्पेंड द बेनिफिट पेमेंट हाउएवर दे चूज। यानी कि एक्सीडेंट इंश्योरेंस जो है कॉम्प्लीमेंट्री होता है, सहायक होता है किसका, हेल्थ इंश्योरेंस का। यानी कि दोनों साथ के साथ चल, जैसे पेन और इंक, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री, क्या है ये कॉम्प्लीमेंट्री। वैसे ही एक्सीडेंट इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, आप रिप्लेस नहीं कर सकते एक दूसरे को। इनके एक्सीडेंट होगा तो ही पैसा मिलेगा, जबकि हेल्थ वाला तो हम पढ़ चुके हैं। जरूर तो हेल्थ मतलब बीमार हो गए तो एक्सीडेंट थोड़ी, एक्सीडेंट इन सेंस किसी भी सेंस में आप मान लो, ठीक है। आप मान ले कोई जहाँ रिस्की जॉब कर रहे हो, माइन वगैरह में काम कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पर काम कर रहे हो तो उस कंडीशन में जो एक्सीडेंट होता है, इंजरी होती है, उसके रिगार्डिंग बात की गई। आइए इसको एक डेप्थ में पढ़ते हैं डिफरेंस के थ्रू, तो आपको समझ में आ जाएगा। पहला लाइफ, फायर, मरीन, तीन ही इंश्योरेंस मैन होते हैं, बाकी तो नॉर्मल छोटे मोटे चलते रहते हैं। पहला सब्जेक्ट मैटर, इसमें किसको, कौन सब्जेक्ट है, किसका इंश्योरेंस करवाया जाता है सर, ह्यूमन लाइफ का। इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी एसेट्स का, और इसमें जहाज का, शिप का, या फिर कार्गो यानी कि सामान का, या फिर भाड़े का। तीन ही होता है, जहाज, उसके अंदर रखा सामान और उसका भाड़ा। दूसरा पर्पज, प्रोटेक्शन एंड इन्वेस्टमेंट बोथ, यानी कि प्रोटेक्शन भी होता है, इन्वेस्टमेंट आप पढ़ के आए थे ना, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान हमने किया था कि सर इन्वेस्टमेंट होता है, पॉलिसी होल्डर को बता देता है भाई इतना पैसा तो इंश्योरेंस कंपनी रखेगी और बाकी कहीं ना कहीं इक्विटी डिवेंचर में लगा देगी, इन्वेस्टमेंट कर देगी। और इसमें क्या होता है, सिर्फ प्रोटेक्शन, कहने का मतलब आपको बेनिफिट नहीं मिल सकता, ये ध्यान रखना आपको। ऐसा नहीं कि नुकसान नहीं हुआ तो कंपनी कुछ वापस देगी, वापस कुछ नहीं देगी, लाइफ इंश्योरेंस में दे सकती है। नेक्स्ट वन आता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। क्या आता है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। थर्ड वन दे रखा है इसके अंदर, देखिए इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या होता है भाई, कब, देखो मैंने बोला कि ओनरशिप कब होनी चाहिए, जब इंश्योरेंस कराएं तब, या फिर जब एक्सीडेंट वगैरह हो तब, या फिर दोनों टाइम, ये देखना है। तो सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस, इट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ एक्वायरिंग द पॉलिसी, कि जब आप पॉलिसी करवाओ ना तब आपके पास ओनरशिप या पोजेशन होना चाहिए, लेकिन आपकी डेथ के बाद जरूरी नहीं है, आपको पैसा आपकी फैमिली को भी मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर फायर इंश्योरेंस की, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड आल्सो क्लेम, यानी कि फायर इंश्योरेंस में दोनों में, पॉलिसी लेते टाइम भी और एक्सीडेंट होने के बाद पॉलिसी मैच्योर करते हैं तब भी। और इसके अंदर क्या होता है, मस्ट बी प्रेजेंट टाइम ऑफ एन क्लेम। और इसमें क्या होता है, जब समुद्र वाले में यानी कि मरीन वाले में जब एक्सीडेंट होता है तभी आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, उससे पहले का कोई चक्कर नहीं है। पहले वो किसी के नाम हो, एक्सीडेंट वाले टाइम आपके नाम होने चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, पेपर में यहाँ से आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर बात करते हैं पॉलिसी अमाउंट की। ये क्या है, इट कैन बी एनी अमाउंट हो सकती है भाई, कोई भी आपको पैसा मिल सकता है, कम ज़्यादा भी मिल सकता है। और ये क्या है, जो वैल्यू होती है ना, मान लीजिए अपने 1 करोड़ का घर था आपका, तो आपको 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं मिलेगा। सेम डिटो इसमें, जितना गुड्स होता है उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है, मार्केट वैल्यू से। इसमें मार्केट वैल्यू लेते हैं, ये ध्यान रखना। इसमें लेते हैं कॉस्ट वाला,
और इसमें लेते हैं मार्केट वैल्यू, यानी कि इसमें बोलते हैं बुक वैल्यू, इसमें लेते हैं मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू का मतलब उस दिन जो रेट था, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप बोल सकते हो। ड्यूरेशन, इसका ड्यूरेशन 5 साल से लेकर 30 साल तक या पूरी लाइफ के लिए हो सकता है, इसके लिए 1 साल के लिए होता है। इसका ड्यूरेशन नॉर्मली 1 साल होता है, लेकिन आप फिक्स कर सकते हो। यात्रा अगर मान लिया कि आपको विदेश अमेरिका जाना था और 1 साल और 2 महीने लग गए, तो 1 साल 2 महीने का होगा जी ये तो, जबकि फायर वाला तो कितना होता है, 1 साल का ही होता है, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। और इसके बाद आता है इंडेमनिटी, क्षतिपूर्ति, नोट बेस्ड ऑन प्रिंसिपल इंडेमनिटी। भाई क्षतिपूर्ति का कोई चक्कर नहीं है, पैसे तो मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे डेथ हो जाए चाहे सर्वाइवल हो जाए। बेस्ड ऑन दी इंडेमनिटी, बेस्ड ऑन दी प्रिंसिपल इंडेमनिटी का मतलब होता है भाई जब नुकसान होगा तो पैसे मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। जबकि इसमें क्या होता है लाइफ वाले में, भाई नुकसान होगा तो भी मिल सकते हैं, ना होगा तो भी मिल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे टाइप हम पढ़ के आए हैं। मेजरमेंट ऑफ लॉस, इसका पॉसिबल, व्यक्ति गया, एक इंसान गया किसी के घर से, उसका थोड़ी मेजरमेंट हो सकता है, बस हाँ ये है कि थोड़ी फाइनेंशियल हेल्प हो जाएगी, लेकिन उसकी उस व्यक्ति की जगह आप नहीं ले सकते, जबकि इसमें पॉसिबल होता है दोनों में। सरेंडर वैल्यू, सरेंडर वैल्यू क्या है, इट कैन बी सरेंडर वैल्यू बिफोर मैच्योरिटी, सरेंडर वैल्यू निकाली जा सकती है। आपको याद हो तो हम करते हैं ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, पार्टनर की पॉलिसी वगैरह लेते हैं तो सरेंडर वैल्यू निकालते हैं। सरेंडर वैल्यू का मतलब होता है भाई अगर आपने 10 साल के लिए पॉलिसी ले ली और 2 साल बाद में उसकी आप मैच्योर करवाना चाहते हो उसको, ठीक है, पॉलिसी को वापस लेना, तब क्या वैल्यू होगी, वो सरेंडर वैल्यू हो जाती है, ठीक है भाई, जो आपको मिलेगा ही मिलेगा पैसा। मान लीजिए कि पहली किस्त आपने दी 10,000 की, ऑब्वियसली बात है इंश्योरेंस कंपनी सरेंडर वैल्यू 0 देगी आपको। दूसरी किस्त फिर 10,000 की, और कंपनी क्या बोलती है इंश्योरेंस कंपनी, ले 8,000 रुपये ले जाना, कोई बात नहीं। तीसरी किस्त फिर 10,000 की, कंपनी बोलती है कि आप है ना 19,000 रुपये ले जाना। इस टाइप से कुछ न कुछ सरेंडर वैल्यू है, जैसे जैसे किस्त भरते जाओगे सरेंडर वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। और इसमें इनमें कोई सरेंडर वैल्यू नहीं होती भाई, एक बार किस्त भर दी ना, लाइक आपने बाइक का इंश्योरेंस करवा लिया तो वापस कुछ नहीं मिलता सरेंडर वरेंडर, ठीक है, बचता कुछ भी नहीं, करवा लिया तो गया वो पैसा। इसके बाद आता है आपका कंटीजेंसी ऑफ रिस्क। क्या आता है, कंटीजेंसी ऑफ रिस्क। एलिमेंट ऑफ रिस्क इज सर्टेन बिकॉज, इसमें रिस्क तो बना रहता है, ठीक है। द अमाउंट हैज टू बीन पेड आइदर ऑन डेथ पे या फिर मेच्योरिटी, डेथ और मेच्योरिटी, जो भी पहले आएगा उस पर हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें सर्टेनिटी होती है, भाई पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। रिस्क तो कहने का इंश्योरेंस कंपनी को पता है कि भैया तो इसकी डेथ पे पैसा देना पड़ेगा या इसको जिंदगी भी पैसा देना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन उसमें ज़रूरी नहीं है, इसमें तो भाई नुकसान होगा ना तो देंगे वरना नहीं देंगे, हो जाएगा। ये डिफरेंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा सारा का सारा। अब आइए बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं किसको, इंश्योरेंस प्रीमियम को। भाई आपका प्रीमियम कम देना पड़ेगा ज़्यादा पड़ेगा, कौन कौन से फैक्टर हैं सर। पहले एज छोटी है तो प्रीमियम कम देना पड़ेगा। एज अगर आप ओल्ड एज हो प्रीमियम ज़्यादा, क्यों, ओल्ड एज है तो भाई कुछ दिन का मेहमान है, इंश्योरेंस कंपनी को लगता है हमें लॉस होगा इसलिए नहीं, और किस्त भी कम भरेगा भाई अगर बूढ़ा है तो कोई व्यक्ति, तो इसलिए एज कम है तो इंश्योरेंस की क्या है, इंश्योरेंस की किस्त कम होगी, छोटी होगी, मतलब 10,000 रुपये बोल सकते पर मंथ मानने के लिए। ओल्ड एज है तो 20,000 30,000 हो जाएगी। जेंडर है, ये इंश्योरेंस कंपनी वैसे तो बोलता है कि मेल फीमेल में कोई डिफरेंस नहीं करते, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि भाई मेल जो है, सॉरी फीमेल जो है वो 5 साल ज़्यादा जीती है मेल से, यानी कि औरत आदमी से 5 साल ज़्यादा जीती है, तो इसलिए ज़्यादा जिएगी, तो वही बात एज वाली ज़्यादा एज होगी, इसका मतलब ज़्यादा होगी तो किस्त क्या होगी इसकी, कम हो जाएगी। स्मोकिंग, अगर कोई स्मोक करता है तो उसको इंश्योरेंस प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि तो खुद ही मरना चाहता है। इसी तरह मेडिकल हिस्ट्री, अगर किसी की मेडिकल हिस्ट्री ख़राब है तो इंश्योरेंस प्रीमियम ज़्यादा लेगी वरना कम। हेल्थ रिकॉर्ड खुद का, ठीक है, यहाँ पर मेडिकल हिस्ट्री बोल सकते हो, अपनी फैमिली की बोल सकते हो ना। यहाँ पर देखो जेनरेबल, यानी कि उसकी जनरेशन, दादा परदादा माता पिता उनको कुछ है तो उसकी हिस्ट्री, और हेल्थ रिकॉर्ड मतलब खुद का, तो दोनों। कोई ड्रिंक करता है तो इंश्योरेंस ज़्यादा देना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा कई बार है ना पॉलिसी इटसेल्फ, भाई पॉलिसी के भी तो अलग अलग टाइप होते हैं, क्या होते हैं सर, पॉलिसी के भी तो अलग अलग टाइप होते हैं, ठीक है। तो पॉलिसी अगर मान ले लॉन्ग टर्म के लिए ले रखी है तो भैया आपको प्रीमियम कम देना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म के लिए तो प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ेगा, यानी कि शॉर्ट टर्म पॉलिसी आर मोर एक्सपेंसिव, ज़्यादा कॉस्टली होती है लॉन्ग टर्म से। प्रोफेशन, अगर आपका रिस्की प्रोफेशन है तो प्रीमियम ज़्यादा वरना कम। रिस्की कैसे, जैसे माइनिंग में काम करते हो, ऑयल में काम करते हो, गैस से मछली निकालते या कोई और भी काम करते हैं। लाइफस्टाइल, अगर आपका लाइफ टाइप रिस्की है, आप थ्रिलिंग हो, है ना, माउंटेन ड्यू पी के कहीं भी चढ़ जाते हो, तो उस कंडीशन में आपको क्या है, प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ेगा वरना कम। ओबेसिटी, मोटापा, अब मोटे लोगों को ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ता है वरना कम देना पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ रिस्क। क्या बात करते हैं, टाइप ऑफ रिस्क।
तो टाइप ऑफ रिस्क जो दे रखा है, एक होता है प्योर रिस्क और एक होता है स्पेकुलेटिव रिस्क। क्या क्या होता है? एक होता है प्योर रिस्क और एक होता है स्पेकुलेटिव रिस्क। प्योर रिस्क का मतलब होता है भाई, अगर मान ले प्योर रिस्क टाइप आप ये मान सकते हो, लाइक आपने करवा लिया बाइक इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस, इसको बोलेंगे प्योर रिस्क। स्पेकुलेटिव रिस्क में लिख देता हूँ लाइफ इंश्योरेंस, समझाने के लिए लिख दिया, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। बाइक इंश्योरेंस क्या है भाई, आपने मान लिया कि आपने दे दिए 2000 रुपये, 1 साल का बीमा करवा लिया बाइक का, ठीक है। तो बीमा करवा लिया, अब मान लिया कि एक्सीडेंट हो गया तो आपको 2000 मतलब जितने भी उसके पैसे हुए मिल जाएंगे सारे के सारे। एक्सीडेंट नहीं हुआ तो ठन्नी नहीं मिलनी, तो उसको बोलते हैं प्योर रिस्क। यानी कि या तो लॉस होगा या नहीं होगा, लेकिन प्रॉफिट नहीं होगा। क्या होगा? दोबारा सुना, प्योर रिस्क क्या होता है सर? या तो लॉस होगा या नहीं होगा, लेकिन प्रॉफिट तो होगा ही नहीं, प्रॉफिट नहीं मिलेगा। स्पेकुलेटिव रिस्क क्या होता है भाई? सर लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी, दोनों कंडीशन। मीनिंग समझ में आना? स्पेकुलेटिव मतलब प्रॉफिट भी और लॉस भी दोनों हो सकता है, इसमें सिर्फ और लॉस, या तो लॉस होगा या नहीं होगा, लेकिन प्रॉफिट तो नहीं होगा, इस बात की श्योरिटी है, ठीक है। एक्सेप्शनल हर कंडीशन में होते हैं, वो थोड़ा बस ये आपका पहले वाले में है, क्या दे रखा है? मीनिंग दे रखा है पॉइंट 1 में। अगर मैं बात करता हूँ पॉइंट 2 की, किसके बारे में बात करता हूँ? पॉइंट 2 की। यानी कि इसको प्रेडिक्ट किया जा सकता है भाई, बाइक वाले को, बाइक कितने की सर? लाख की है तो लाख रुपए नुकसान आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं है, लेकिन व्यक्ति की वैल्यू का तो नहीं पता ना, तो इसको प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। किसको? स्पेकुलेटिव रिस्क, ठीक है। क्योंकि ये तो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए आप लगा सकते हैं, लेकिन लाइफ का थोड़ी पता है कि व्यक्ति मरने को आज मर जाए और मरे ना 100 साल भी। इंश्योरेंस कंपनी मर जाएगी अगर कोई 100 साल ना मरा तो, या फिर एक पहली किस्त देते ही मर गया तो मर जाएगा ना, 100 साल तो क्या पता ना मरे, ठीक है। ये सोसाइटी को कोई बेनिफिट नहीं होता, किससे? प्योर रिस्क से। प्योर रिस्क से सोसाइटी को किसी भी तरह का कोई बेनिफिट नहीं होता। कैसे? जैसे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, तो इससे सोसाइटी को क्या बेनिफिट है। लेकिन स्पेकुलेटिव रिस्क से सोसाइटी को बेनिफिट होता है। कैसे बेनिफिट होता है? मान लिया एक कंपनी बी, ए ने है ना अच्छा इन्वेंशन कर लिया, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, जिससे क्या होगा? प्राइस हो गया कम, प्राइस कम हो गया तो बी तो बेचारा डूब गया। क्यों? क्योंकि इसके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। अब देखो बी को नुकसान हुआ है, लेकिन उसका बेनिफिट सोसाइटी को मिला या नहीं मिला? हाँ जी मिला। क्यों? क्योंकि प्राइस कम हो गई। तो ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। प्योर रिस्क जो होता है ये वॉलंटरी नहीं होता, जानबूझ के नहीं किया जाता, जबकि स्पेकुलेटिव प्रॉफिट कमाने के लिए लोग लेते हैं। तो ये डिफरेंस होगा। नेक्स्ट वन आता है फिर आपका फंडामेंटल और पर्टिकुलर रिस्क। क्या आता है? फंडामेंटल और पर्टिकुलर रिस्क आता है। फंडामेंटल रिस्क वो मान लो भाई जो पूरी सोसाइटी को बियर करना पड़ता है। किसको बियर करना पड़ता है? पूरी की पूरी सोसाइटी को। और पर्टिकुलर रिस्क वो होता है जो इंडिविजुअल को बियर करना पड़ता है। किसको बियर करना पड़ता है? इंडिविजुअल को। क्या क्या हो सकता है मान ले कि सोसाइटी के लिए? पहला सर अगर मान ले कि कोरोना आ गया तो फंडामेंटल रिस्क है। क्या है? फंडामेंटल रिस्क है। युद्ध हो गया भारत पाकिस्तान का तो फंडामेंटल रिस्क है। सरकार बदल गई तो फंडामेंटल रिस्क है, ठीक है। इकोनॉमिक मंदी आ गई तो फंडामेंटल रिस्क है। जिसका जो किसी एक व्यक्ति के कारण नहीं हुआ और इसका इफेक्ट सब पे पड़ता है, यानी कि जो किसी व्यक्ति विशेष के कारण लॉस नहीं होता, रिस्क नहीं होता, उसको फंडामेंटल रिस्क बोलते हैं। पर्टिकुलर में इसका उल्टा बोल दोगे। क्या बोल दोगे? सर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के कारण जो लॉस होता है उसको हम पर्टिकुलर रिस्क बोल देते हैं, ठीक है। कैसे? मान लिया कि मैंने नोट्स आपको भेजे, आपके नोट्स किसी ने चुरा लिए पेपर के टाइम, तो नुकसान किसको? आपको, तो वो पर्टिकुलर रिस्क है, ठीक है। अगर मान लिया क्लास में 40 बच्चे हैं, सिर्फ आपकी कॉपी चोरी होगी तो क्या है? पर्टिकुलर रिस्क। क्यों? क्योंकि सर 39 बच्चों पे थोड़ी इफेक्ट पड़ा है, सिर्फ एक बच्चे पे इफेक्ट पड़ा है ना आप पर, तो पर्टिकुलर रिस्क है। यानी कि एक पे इफेक्ट पड़ता है पर्टिकुलर, और 40 के 40 पे पड़ेगा तो फंडामेंटल। बस सिंपल ये थ्योरी है, थोड़ी पढ़ लेना इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद आता है स्टैटिक रिस्क और लॉजिक। खत्म ही हो गया अपना, छोटा हराएगा ये। स्टैटिक रिस्क और डायनामिक रिस्क, इसको याद करने का सिंपल सा तरीका बता देता हूँ आपको। स्टैटिक रिस्क जो होता है ना वो प्योर रिस्क की तरह होता है। किसकी तरह होता है? प्योर रिस्क की तरह। और प्योर रिस्क का नाम लेते ही तो आपको याद ही आ गया होगा, सर आप याद करा था, बाइक इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस। और जो डायनामिक रिस्क होता है ये स्पेकुलेटिव रिस्क की तरह होता है। बस वो दोनों दिमाग में रख के स्टैटिक और डायनामिक रिस्क याद कर सकते हो। कैसे? देखिए, स्टैटिक रिस्क होते हैं, प्योर रिस्क होते हैं, ये स्पेकुलेटिव रिस्क होते हैं। अच्छा, प्योर रिस्क क्या था याद है? प्रेडिक्टेबल, इसको प्रेडिक्ट किया जा सकता है सर, इसको नॉट प्रेडिक्टेबल होता है। सोसाइटी को बेनिफिट नहीं होता, सोसाइटी को बेनिफिट होता है, ठीक है। इसमें जो याद करना है वो ये 4th पॉइंट है। क्या याद करना है? सर स्टैटिक रिस्क आर प्रेजेंट इन दी अनचेंज इकोनॉमी। इकोनॉमी में कोई चेंज ना हो तो, इकोनॉमी में कोई चेंज ना हो तो ऐसा होता है, और ये इकोनॉमी में चेंज होने के कारण होता है। बस ये एक पॉइंट है जो आपको याद करना है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से।
वरना वही स्टैटिक रिस्क इंडिविजुअल इफेक्ट होता है, ये पर लार्ज इफेक्ट पड़ता सब पर। ठीक है, तो ये था अपना पूरा का पूरा कंप्लीट पहला लेक्चर इंश्योरेंस का। इसके ऊपर इंश्योरेंस के ऊपर या एक लेक्चर या मैक्सिमम 2 लेक्चर और आएंगे, तो कोशिश करेंगे कि हर यूनिट जो आपकी है 2-3 लेक्चर में हम कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको बैच लेना है तो आप 9812926011 पर कॉल कर लीजिएगा, क्योंकि 14 मई को अपना पेपर है, ये ध्यान रखना, क्योंकि डेट पहले से अनाउंस हो गई, कहीं सोचो कुछ भी नहीं है। और आज चल रहा है 13 मार्च, यानी कि कुल मिला के हमारे पास गिनती के दिन है 2 महीने हैं, और 2 महीने में आपका सिलेबस करवा देंगे, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, और फीस है 12,000, और ये नॉमिनल सी फीस है, कम करवाने के लिए मत बोलना है। ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।